हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज अपनी क्लास 5 स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आपने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, मगर सिर्फ थोड़ा सा नेचर चेंज होगा कि हमें लास्ट टाइम तो पूरी पूरी ट्रांजेक्शन दी हुई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करना, कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मिसिंग फिगर्स अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए तो हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको जैसे पता ही है कि क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए आज इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं मिसिंग फिगर्स के, कि मिसिंग फिगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पहली ट्रांजेक्शन है, द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज 2 lakhs एंड ओनर इक्विटी ऑफ रुपीज 90,000। तो वो हमें बोल रहे हैं कि लायबिलिटी आप हमें बताएं कि बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, कि अगर उसके एसेट्स 2 लाख हैं और ओनर इक्विटी उसके 90,000 है। तो जैसा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स उन्होंने मुझे दिए हुए क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए, आप सिंपल एसेट्स के नीचे 2 लाख लिख दें। ओनर इक्विटी उन्होंने 90,000 दी है, आप कैपिटल के नीचे 90,000 लिख दें। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो है हमारी लायबिलिटी। एसेट्स में से 2 लाख में से 90,000 आप माइनस करेंगे तो लायबिलिटी मेरी ड्राइव हो जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है। एसेट्स आपने 2 लाख लिख दिए, कैपिटल आपने 90,000 क्वेश्चन में दिया वो दिया हुआ था वो आपने लिख दिया, और 1,10,000 रुपये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। अच्छा, कुछ टीचर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को, इन सवालों को दूसरे तरीके से कराते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन याद कराते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिंपल कीजिएगा। आप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिएगा। जो फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो आप उसके नीचे लिख दीजिएगा। जैसे एसेट्स है तो आपने एसेट्स नीचे लिख दिया, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी लिख दिया, कैपिटल है तो कैपिटल लिख दिया। जो भी आपको फिगर उन्होंने क्वेश्चन में दी है वो लिख लीजिएगा, और जो फिगर बची उसको प्लस या माइनस करके आप आंसर ले आइएगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसमें फर्दर और गाइड कर दूंगा। तो चलें हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी। द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 50,000 एंड ओनर इक्विटी ऑफ रुपीज 1 lakhs। तो इस क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी दी हुई है और ओनर इक्विटी दी हुई है, हमें इसमें सिर्फ एसेट्स आइडेंटिफाई करना है। तो सेम मैं वही अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख दी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन है, मुझे लायबिलिटी दी हुई है 50,000 की, ओनर इक्विटी दी हुई है मुझे 1 लाख की। तो मैंने लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी लिख दी 50,000, कैपिटल के नीचे मैंने ओनर इक्विटी लिख दी 1.5 लाख। तो 1 लाख और प्लस 50,000 बना 1.5 लाख, तो मेरे एसेट्स हो गए 1.5 लाख के। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ओनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज 80,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 40,000। सेम वही करेंगे हम, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दिया। अब इसके नीचे आप मुझे खुद कैलकुलेट करके बताएंगे कि ओनर इक्विटी क्या है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लें, वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप कैलकुलेट करें। आई होप आपने आंसर सही कैलकुलेट कर लिया होगा। तो चले मैं इसको आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपने एसेट्स 80,000 एसेट्स के नीचे लिख दिया, लायबिलिटी 40,000 आपने लायबिलिटी के नीचे लिख दी। अब 80,000 में से जब आप 40,000 माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल 40,000 आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 60,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 15,000। अब आप ट्रांजेक्शन पढ़ के परेशान हो रहे होंगे कि सर इतनी देर से हमें अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ाए थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अचानक से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और ये इनकम, ये क्या चीज़ है और कहाँ से आ गए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेवेन्यू हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर पढ़ा था, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल अभी आपके लिए ये है कि आप इसको ये याद कर लें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। मैं आपको इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्राइस वाले के पास जाते हैं,
आप फ्राइज वाले से पूछते हैं यार आपका काम कैसा चल रहा है, वो बोलता होगा यार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी दिन की सेल्स इतनी है, ये है, मैं इतना कमाता हूँ, इतना खर्चा होता है। तो सेल्स जो फ्राइज वाला आपको फ्राइज से बेचता है वो उसका रेवेन्यू है, वो उसका सेल्स है, उसकी सेल्स है। और जो वो फ्राइज आलू कहीं से परचेज करता है, वो घी परचेज करता है, वो लेबर परचेज करता है, वो बनाता है, मजदूरी अपनी लगाता है, तो जितना भी काम वो उस फ्राइज को बेचने के लिए करता है, या वो घी खरीदता है, या किसी मजदूर को पैसे पे करता है, तो वो इसके एक्सपेंसेस हैं। तो जितनी उसने आपको फ्राइज बेचे उसमें से जब अपने वो एक्सपेंसेस माइनस करता है तो उसकी कुछ इनकम आती है, वो या तो प्रॉफिट होता है या वो लॉस होता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड आपको आइसक्रीम सेल करता है, तो आइसक्रीम मिसाल के तौर पे वो 100 रुपए की आपको सेल करता है, तो 100 रुपए से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। और उसको बनाने के लिए खर्चा जो है आइसक्रीम का, उसकी कोन है, उसकी पैकिंग है, उस पे वो 50 रुपए का खर्चा करता है। तो 100 रुपए की सेल्स की और 50 रुपए का उसने खर्चा किया, तो नेट क्या आ गया, नेट इनकम उसने आपसे कमा ली 50 रुपीज। ओके, वाइस वर्सा। अब इसका एक और केस है, आप कबाबजीज चले जाएं। फॉर एग्जांपल कबाबजीज में मसले मसाइल हो गए या उसकी सेल्स डाउन है, तो कबाबजीज ने ऑफर लगा दी कि एक आइसक्रीम ले लो हमसे, 100 रुपए वाली आइसक्रीम 50 रुपए में ले लो। तो आपको जो 100 की आइसक्रीम थी कबाबजीज वालों ने वो आपको 50 रुपीज़ की बेच दी। अब कबाबजीज वालों का जो आइसक्रीम बनाने का एक्सपेंस है, सेम वो भी कोन है, उसकी भी आइसक्रीम है और उसकी भी क्रीम है, तो उस क्रीम को बनाने के लिए मिसाल के तौर पे उसको खर्चा आता है 60 रुपए का कबाबजीज वाले को। तो 50 की उसने आपको आइसक्रीम बेची और 60 रुपए का खर्चा लगाया, तो उसको 50 माइनस 60, तो उसको 10 रुपए का नुकसान हो गया। बाज़ औक़ात बिज़नेसेस में नुकसान भी होते हैं और प्रॉफ़िट भी होते हैं। तो सिंपल आप ये रखिएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफ़िट और नेट लॉस। तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, रेवेन्यू ऑफ अ बिज़नेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ 60,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज़ 15,000। यहाँ वो आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करने का बोल रहा है कि रेवेन्यू क्या है। तो आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज़ इक्वल टू नेट इनकम। अच्छा, इसमें भी नेट इनकम दी हुई है, एक्सपेंसेस दिए हुए और रेवेन्यू दिए। अब हमें रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है कि रेवेन्यू कितना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए नेट इनकम जो उसने दी हुई है 15,000। अब उसमें एक्सपेंसेस लिख लीजिएगा कि हमारे एक्सपेंसेस जो फिगर आपको दी हुई है आपने वो फिगर कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखें नेट इनकम में वो नेट इनकम में कितना ऐड होगा या कितना लेस होगा कि रेवेन्यू आएगा। आपको नेट इनकम कम 15,000 कमाने के लिए आपने कितने की सेल्स की होगी, अगर आपका खर्चा 60,000 रुपये, आपने 15,000 प्लस 60,000 की सेल्स की होगी 75,000 रुपये की, तभी तो 75,000 में से जब 60,000 रुपये लेस होगा तभी तो नेट इनकम आएगी आपकी। तो इसका आंसर है 75,000। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। ये ट्रांजेक्शन मुझे लॉस की है, ये ट्रांजेक्शन मुझे आप लोग कैलकुलेट करके देंगे। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लें और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट लॉस, ये क्वेश्चन थी हमारी, इससे आप मुझे एक्सपेंसेस की फिगर आइडेंटिफाई करके दें। आई होप कि आपने ये सही फिगर कैलकुलेट कर ली होगी। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखें, आपने रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया था, रेवेन्यू लिख लिया। नेट लॉस आपने 8,000 रुपये का कमाया है। ये हमारी कबाबजीज वाली एग्जांपल है कि कबाबजीज वालों ने 90,000 की रेवेन्यू या आइसक्रीम सेल की, मगर फिर भी उनको लॉस हो गया 8,000 का। इसका मतलब उन्होंने जो मटेरियल ख़रीदा होगा वो महंगा ख़रीदा होगा, तो उस पे उन्होंने खर्चा जो 90,000 बेचने के लिए उन्होंने जो खर्चा किया है वो है 98,000 रुपीज़ का। 50 रुपये वाली आइसक्रीम आपको बेची, उन्होंने खुद जो आइसक्रीम पे खर्चा किया, कोन का, मटेरियल का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो 60 रुपये, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। इसी तरह 90,000 का रेवेन्यू था, एक्सपेंसेस 98,000 के हुए और हमें लॉस 8,000 का हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 1,05,000 एंड ग्रॉस लॉस ऑफ रुपीज 20,000। इसमें भी आपको सेल्स रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है कि सेल्स रेवेन्यू क्या है। सिर्फ सिंपल क्या है, चेंज क्या हुआ है, एक्सपेंसेस बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और लॉस बन गया, नेट लॉस बन गया ग्रॉस लॉस। ये भी मुझे आप सॉल्व करके दें कि इसका क्या आंसर आएगा।
इसमें हमें सेल्स की फिगर आइडेंटिफाई करनी है। तो चलें मैं इसको बता देता हूँ कि क्या आंसर है इसका। ग्रॉस लॉस आपने लिखा 20,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिखी 1,05,000 की, तो इसका मतलब आपने खर्चा ज़्यादा किया और आपने कमाया कम। तो 1,05,000 में से 20,000 आपने माइनस की, तो रेवेन्यू आ गया 85,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन थोड़ी ट्रिकी है, ये मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि पहले आप लोग करें, इसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके, फिर मैं इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन आपसे शेयर करता हूँ। आई होप कि आपने ये सवाल पढ़ भी लिया होगा, इसको कुछ खुद से ट्राई भी कर लिया होगा। इसमें हमें 2 साल के बताने हैं, 1998 और 1989। इन 2 सालों के हमें इनको 1988 और 1989 का हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब सीए वाला भाई, कंपनी हैड एसेट्स इन द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,30,000 ऑन 31 दिसंबर 1988। एसेट्स इंक्रीज बाय 85,000 टू 3,20,000। वो ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 1988 पे आपके एसेट्स थे 2,30,000 के, जो एसेट्स बढ़ के 31 दिसंबर 1989 पे 3,20,000 के हो गए। ठीक है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 85,000। वो बोल रहे हैं कि ये एक साल के अंदर अंदर लाइबिलिटी भी जो इंक्रीज हुई है वो 85,000 से इंक्रीज हुई है। द ओनर्स इक्विटी एट 31 दिसंबर 1998 अमाउंटिंग टू रुपीज 1,60,000। ये 1988 है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1988 इज 1,60,000। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ओनर इक्विटी एट 31 दिसंबर 1989। तो 1988 पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पहले हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख दी सिंपल। अब अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, मुझे एसेट्स दिए हुए हैं 1988 पे 2,30,000, मैंने 2,30,000 लिख दिए हैं, और मुझे उस दिन की इक्विटी भी दी हुई है 1,60,000। तो 2,30,000 मैंने लिख दिए और मैंने 1,60,000 भी लिख दिए। 2,30,000 के मेरे एसेट्स एंड जो मेरी इक्विटी थी वो 1,60,000 की। तो डिफरेंशियल फिगर जो आई वो आई 70,000 की। ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब अगले साल हम चलते हैं 1989 पे। 1989 पे वो बोल रहा है, सेम मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन लिखी। अब 1989 पे बोल रहा है कि एसेट्स इंक्रीज बाय 85,000, ठीक है, और बढ़कर हो गए 3,20,000। तो एसेट्स के नीचे आपने 3,20,000 लिख दिए। फिर वो सेम कहता है ड्यूरिंग द सेम पीरियड लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 85,000। तो लाइबिलिटी 70,000 की थी पहले, अब लाइबिलिटी मजीद 85,000 से और बढ़ गई। तो 70,000 प्लस 80,000 आप लाइबिलिटी के नीचे लिख देंगे। तो मेरे टोटल एसेट्स हो गए 3,20,000 के, मेरी लाइबिलिटी हुई 70,000 प्लस 85,000। ये टोटल करके एसेट्स मैंने इससे माइनस किया तो कैपिटल का आंसर आ जाएगा, वो है 1,65,000 रुपये। आपके पेपर में इस तरह के सवाल आते होंगे और इसका अच्छा मार्जिन है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझनी है तो आपको इसके बेसिक समझने होंगे, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। तो आप मेरी यूट्यूब पे वो वीडियो देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। वो इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि आजकल आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना है और महंगाई कितनी है। तो मैं क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बच्चों को काफ़ी इशू होता होगा कि फीसिस पे करने में, इसीलिए मैंने स्टेप्स लिया है कि बच्चों को क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। तो मेरी क्लासेस को आप अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में जगह जगह शेयर करें ताकि इससे दूसरे बच्चे भी बेनिफिट्स उठा सके। अभी तो हमने इंशाल्लाह बीकॉम पार्ट 1 की क्लास स्टार्ट की है, फिर हम पार्ट 2 की स्टार्ट करेंगे, फिर हम इंटर कॉमर्स की स्टार्ट करेंगे, फिर हम जल्दी सीए और सीसीए की भी क्लासेस स्टार्ट शुरू कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, आप मेरा व्हाट्सएप नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।